तो उसके बाद पहले ट्रेड थ्योरी आई, उसके मुताबिक लीडर्स आर बॉर्न। फिर कॉन्टिजेंसी थ्योरीज आई कि देर आर फ्यू सिचुएशंस जो कि लीडरशिप की एबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप कर सकती हैं। उसके बाद फिर फर्दर इसके ऊपर वर्किंग होती गई और लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी सामने आई, और उसके अकॉर्डिंग लीडर और फॉलोअर्स के दरमियान एक जो रिलेशनशिप है उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया। ट्रेट एक्टिवेशन में या ट्रेट थ्योरी में जो लीडरशिप का ट्रेट है उस पे फोकस किया गया। कॉन्टिजेंसी में लीडर और एनवायरनमेंट या लीडर और सिचुएशन के रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी गई, और लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में लीडर और मेंबर्स जो उसके फॉलोअर्स हैं लीडर्स के, उनके दरमियान रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी गई। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लीडर्स हैं वो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसी तरीके का बिहेवियर फॉलोअर्स अपने लीडर को देते हैं। सपोज अगर लीडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस को हम इस फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर लीडर प्रॉपर डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है अपने फॉलोअर्स को, और उनके टास्क पे टाइमली फीडबैक भी अगर दे रहा है, और उनको अगर टास्क अचीवमेंट में कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो उसको भी लीडर टाइमली एड्रेस कर रहा है, तो फॉलोअर्स भी उसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। वो भी फिर इंगेज्ड होंगे अपने टास्क के अंदर, क्योंकि उनको पता होगा कि लीडर हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है या हमें अप्रोप्रिएट गाइडेंस टाइमली प्रोवाइड कर रहा है। तो वो भी अपने टाइम पे अपनी प्रोग्रेस को शो करेंगे और अपनी लीडर से फीडबैक लेंगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। तो हम कह सकते हैं अगर लीडर एक अच्छा लीडर है, अगर उस वो डेडिकेटेड टू फॉलोअर्स हैं तो फॉलोअर्स भी अपने लीडर के जैसे ही होंगे और उसी तरह की वर्किंग वो अपने लीडर के लिए कर रहे होंगे। क्योंकि फॉलोअर्स ने एक तो इंडिविजुअल लेवल हो गया इनका, जो अपना इनको टास्क असाइन किया गया वो उन्होंने परफॉर्म करना है, और उनके परफॉर्मेंस की बेस पे ही उनके लीडर की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि वो इनके डिपार्टमेंट का हेड हो गया, प्रोजेक्ट का हेड हो गया, वो कोई भी इनका बॉस हो गया जो कि इनको जिसका गोल या जिसकी ड्यूटीज बेस कर रही हैं फॉलोअर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर ही। तो लीडर जितना ज़्यादा क्लैरिटी शो करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस हैं और डायरेक्शंस हैं या गाइडेंस है उसमें, उतना ज़्यादा फॉलोअर्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो अगर लीडर अच्छे से डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहा या लीड अपने फॉलोअर्स की स्किल डेफिशिएंसीज की बेस पे उनको टास्क असाइन नहीं कर रहा, कि अगर कोई एक टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसकी स्किल से मैचिंग टास्क उसको वो असाइन कर दे, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो फॉलोअर्स भी ऑब्वियसली उनको भी कोई कंसर्न नहीं होगा कि उनके डिपार्टमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, फिर वो भी अपने लीडर के जैसे ही बिहेव कर रहे होंगे। और इसके ऊपर बहुत सारी थेरीज हैं। इसी थेरी की बेस पे डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स हैं उनका फॉलोअर्स के साथ रिलेशनशिप स्टडी किया गया। लाइक इफ़ द लीडर इज़ एथिकल तो एम्प्लॉयज़ या जो फॉलोअर्स हैं उस लीडर के, दे विल बी बिहेविंग एथिकली। और अगर लीडर के मोरल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग हैं और मोरल वैल्यूज़ के ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो फॉलोअर्स भी मोरल वैल्यूज़ पे के साथ बड़ा कंसिस्टेंट होंगे और वो उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह से नेगेटिव टाइप की लीडरशिप्स और उनका इम्पैक्ट फॉलोअर्स के ऊपर भी देखा गया, कि अगर लीडर सपोज अब्यूजिव है या अग्रेसिव है तो अकॉर्डिंगली फॉलोअर्स भी वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे अपनी वर्क प्लेस के ऊपर। इसी तरह से अगर लीडर जो है वो रिश्वतखोर है तो उसके फॉलोअर्स भी रिश्वतखोरी ही कर रहे होंगे। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज के ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया कि एक्सचेंज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लीडर और फॉलोअर्स का, तो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिफरेंट वे में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पॉजिटिव एक्सचेंज होगा तो और वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक्सचेंज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे होंगे। लेकिन अगर इनका
एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रिलेशनशिप है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि सारी रिश्वतखोरी और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को पर्सनल यूटिलाइजेशन में अगर ला रहे होंगे, लीडर ऐसा काम कर रहा होगा तो फॉलोअर्स भी ये करेंगे। अगर लीडर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज़ में ला रहा है तो फॉलोअर्स भी फिर ऐसा काम करते हुए हेजिटेंट फील नहीं करेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि जो लीडरशिप है बेसिकली हर लीडर के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बेस पे वी कैन से समवन कैन बी एन इफेक्टिव लीडर या वो इनइफेक्टिव लीडर है। जैसे वो कितना अच्छा नेटवर्किंग कर सकता है, वो कितना कमिटेड है, ट्रस्टवर्दी कितना है, और वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कितना म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहा है, और इसी तरीके से वो कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अपनी सोसाइटी के अंदर या उस मार्केट के अंदर या अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो उसकी बेस पे समवन कैन डिसाइड कि वो कोई इफेक्टिव लीडर है। लेकिन कोई ऐसा लीडर जो कि जो नेटवर्किंग में उतना एक्सपर्ट ना हो, लोगों को अपनी बात के लिए वो कन्विंस ना कर सकता हो, उनके साथ मिलके ना चल सकता हो, उनको इन्फ्लुएंस ना कर सकता हो, अपने टास्क के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर वो कमिटेड ना हो और वो ट्रस्ट वर्दी ना हो, तो ऑब्वियसली फिर ऐसे लीडर के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। तो जो बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लीडर की वजह से फेस करना पड़ सकते हैं। तो इसलिए और जो 2001 में लीडर की खसूसियात कह लें, क्वालिटीज़ कह लें, करेक्टरिस्टिक्स कह लें, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया कि लीडर बॉर्न है या उनका एक लीडरशिप जो है ये एक लर्न बिहेवियर है। अब उस डिबेट से निकल के लीडर की क्वालिटीज़ के ऊपर काम होना शुरू हो गया। इट मीन्स कि ये वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर लीडर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। फिर बात आई कि ऐसा भी नहीं है कि लीडर बॉर्न है या इसके अंदर ये क्वालिटीज़ आती हैं या नहीं आती है, किस तरह से आती हैं, या कोई एक बंदा है जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, हम उसको हायर कर लें, जो हमारी नज़र में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, हम उसको उठा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल जॉब उसको हैंड ओवर कर दी। इट डजेंट मीन कि वो अच्छा इंसान है तो वो अच्छा लीडर भी होगा। तो इसलिए कहा गया कि लीडर्स जो हैं वो इमर्जेंट होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिश होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लीडर बनते हैं। कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लीडर नहीं बन जाता या कोई पैदाइशी लीडर नहीं होता। आप जितना उनको क्रिटिकल सिचुएशन से गुजारेंगे और इसके साथ साथ जितनी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट उनके लिए सपोर्टिव होगा, प्लस उनके सबऑर्डिनेट्स उनके लिए सपोर्टिव होंगे, उतना ज़्यादा वो अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके अंदर ये लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी हैं, नेटवर्किंग अच्छी कर लेते हैं, हर तरह से हो जाता है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, तो दे कैन नेवर बी गुड लीडर्स। इसलिए लीडर्स जो हैं वो इमर्जेंट होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन के साथ डील करते करते, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते जो हैं वो लीडर बन जाते हैं फाइनली। शुरू में हमेशा हर लीडर ने काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स देखी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देखा होता है। तो ये ना तो बॉर्न होते हैं और ना ही ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि ये लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ हैं जिस बंदे के अंदर दैट पर्सन इज़ अ परफेक्ट लीडर, ऐसा भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस और इंटरेक्शंस की बेस पे लीडर्स इमर्ज होते हैं। उसके बाद अब लीडरशिप के ऊपर बात होती चली आई, जब पैराडाइम से हटके लीडर की क्वालिटीज़, फिर ये कि वो इमर्जेंट होते हैं, अब उनका इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसा होता है। शुरू में हम जैसे मैनेजमेंट का पढ़ते आए थे, हमारे जो माइंड में अभी भी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यही आता है कि मैनेजमेंट की बेस पे हमारे माइंड में जो लीडर का कॉन्सेप्ट आता है वो यही बनता है
कि लीडर एक बॉस है जिसके पास एक अथॉरिटी है और वो जिस तरह चाहे अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए लोगों को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब वो अपनी बात मनवा सकता है, वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है और लोग उसकी बात को सिर्फ माने जा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च स्टडीज़ होती गई और फिर नई चीज़ें एक्सप्लोर की गई लीडर्स के हवाले से कि ये टैलेंट और नॉलेज या एक्सपर्ट को मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि ये उनको डिफेंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। डिफेंड या सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि एक लीडर अपनी मनमानी या अपनी मनमर्जी नहीं करता, बल्कि वो जिस भी इंडिविजुअल में अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनमें से जिस भी इंडिविजुअल में वो जो टैलेंट देखता है उस टैलेंट को फर्दर पॉलिश करने के लिए और डेवलप करने के लिए वो इस एम्प्लॉय को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वो उसकी सलाहियतें और भी निखर के सामने हैं। वो अगर बेटर वे में परफॉर्म कर रहा था अपनी एबिलिटीज़ और अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे, तो अब उसको आप ऐसा प्लेटफॉर्म दो कि वो कॉन्फिडेंट हो जाए अपने उस एबिलिटी और टैलेंट के ऊपर। तो बेसिकली लीडर क्या करता है, वो रिसोर्सेज को या टैलेंट को मैनेज नहीं करता, बल्कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हुए उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी यूनिकनेस को और जो भी उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर है या करिश्मा है, उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, वो उन एनर्जीज को, उन उस करिश्मा को, उस क्रिएटिविटी को पहले से बेहतर कैसे बना सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जो है वो लीडर का काम है। और वो इसलिए करता है ऐसा ताकि जिस तरीके से उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा स्टेप लिया, ऑर्गेनाइजेशन को एक लो से हायर लेवल पे वो लेके आया, तो बाकी लोगों के अंदर भी, जैसे हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो इसको यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकें। या हम कह सकते हैं कि टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन और इसकी ग्रोथ में इस टैलेंट को किस तरह से कंट्रीब्यूटेबल बनाया जा सकता है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर। तो उसके लिए ऑब्वियसली वो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग पे बेस्ड है, जबकि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स वेयर पीपल वांट टू फॉलो अ लीडर बाय चॉइस। तो लीडरशिप की जहाँ पे भी बात आती है, हमेशा आपने इन्फ्लुएंस का वर्ड पढ़ा होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि वट एवर द लीडर इज डूइंग, आप उससे असरअंदाज हो रहे हैं, आप उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, या जिस तरीके से वो डिसीजन ले रहा है, जिस तरीके से वो ब्लंट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेता है, जिस तरीके से वो रिस्क लेता है, उस तरीके से आपके अंदर भी एक करिश्मा आता है, आपके अंदर भी एक डिज़ायर आती है कि आप इसके जैसे बने या ये एबिलिटी आप उससे लर्न करना चाहेंगे। तो बाय चॉइस आप लीडर के इन्फ्लुएंस में आ रहे होते हैं। वो आपको फोर्सफुली अपनी डायरेक्शंस को फॉलो करने का नहीं कहता, बल्कि वो आपको कन्विंस करने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद हमने एक और जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, अ, वो हमने लिस्ट में डाला हुआ था, कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप की बात हो रही है तो थर्ड एलिमेंट इसमें आ गया कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट। अब लीडरशिप, एक कल्चर में लीडरशिप की डेफिनेशन विल बी डिफरेंट, या एक टाइप ऑफ लीडरशिप की डेफिनेशन विल बी डिफरेंट, जबकि दूसरे कल्चर में लीडरशिप की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। ये ऐसे ही है, हम कह सकते हैं कि ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी तरह से ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लीडरशिप की जो क्वालिटीज होंगी दैट विल बी डिफरेंट। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की क्वालिटी हो सकता है वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी हैं, पहली ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फेल हो जाएं। या फिर एक कल्चर के अंदर एक जैसे एथिकल लीडरशिप है सपोज, तो एथिक्स किसको कहते हैं, क्राइटेरिया ऑफ गुड एंड बैड इन अ पर्टिकुलर कल्चर। तो हमारे कंट्री में
लीडर जो एथिकल लीडरशिप है उसका क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट जो कि वेस्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का क्राइटेरिया समझा जाएगा, या उसको जिस तरीके से हम एथिकल लीडरशिप कहेंगे। वहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी अलाउड हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जैसे हमें लगता है कि जो बॉस है या जो लीडर है उसको ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, उसको ज़्यादा डिसिसिव होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट बेसिस पे डिसीजन ले सकता हो, वो ब्लंट स्टेप्स ले सकता हो, और वो उससे कोई गलती ना हो सकती हो। लेकिन किसी और कल्चर में हो सकता है कि ऐसा लीडर, उस चीज़ को लीडर उस पर्सन को कहा जा सकता हो जिसके अंदर रिस्क टेकिंग की एबिलिटी मौजूद हो, जो कि रिस्क को पसंद करता हो, जो कि ब्लंट स्टेप्स लेना पसंद करता हो, इंस्टेड ऑफ के एक वो प्रॉपर हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के बाद कोई भी डिसीजन ले रहा हो। इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं लीडरशिप की। क्रिज्मेटिक टाइप लीडरशिप है, ये डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग है इसके। अब करिश्मा जो है डिज़ायर टू डू समथिंग है, अब वो डिज़ायर की इंटेंसिटी क्या है, क्या लेवल है उसका, क्या करने की डिज़ायर है, वो कल्चर टू कल्चर वेरी कर रहा होगा। तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्रिज्मेटिक लीडरशिप डिफरेंट होगा। इसी तरह से जैसे एथिकल लीडरशिप मैंने कहा, वो एथिक्स, उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज़ें क्या हैं जो उन पे बुरा उतर रहा होगा उसको हम अच्छा लीडर कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, तो अक्सर किसी भी इंसान के बारे में जब जजमेंट बनाई जा रही थी, ख्वाह वो कोई टीचर है कोई भी है, तो ये देखा जाए अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि ठीक है वो एक अच्छा टीचर है, हालांकि उसकी वो टीचिंग के साथ वो चीज़ मैच नहीं कर रही थी। इसी तरह से एक लीडर है, तो अगर वो डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर रहा है जो कि अपनी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हैं, सोसाइटी के अंदर क्या करना अलाउ है क्या करना अलाउ नहीं है, तो फिर ठीक है वो अच्छा लीडर हो गया। नमाज का टाइम भी वो दे रहा है, रमज़ान में वो अफ्तारी की वजह से और सहरी की वजह से और इस लिहाज से वो अगर टाइम में भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ गुड लीडर इन पाकिस्तान। लेकिन वेस्ट में ऐसा हो सकता है कि ना हो, क्योंकि वहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है पाकिस्तानी कल्चर से, वहाँ के डूज एंड डोंट्स डिफरेंट हैं। तो उनके जो एथिकल लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी एथिकल लीडरशिप। तो इसलिए कल्चर टू कल्चर हमारा जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो वेरी कर रहा होता है। इसी तरह से ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। लीडरशिप जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों ने बताया था रिसर्च पेपर्स से पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने अगर तो इन दो टाइप्स पे ऊपर दो चार रिसर्चर्स को स्टडी किया हो तो आपको पता चलेगा कि उसकी डेफिनेशन ही डिफरेंट होती है। एक कल्चर में जो स्टडी हुआ उसमें उन्होंने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की क्वालिटीज़ और बताई, दूसरे में उन्होंने और बताई। जैसे हमने पढ़ा हुआ है ट्रांजैक्शनल का मतलब ये हुआ कि ऐसा लीडर जो कि आउटपुट फोकस्ड होता है, उसको हर हाल में काम चाहिए होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जो कि पीपल ओरिएंटेड होता है, जो कि लोगों का लिहाज करता है, लोगों की कैपेबिलिटीज़ की बेस पे उनको टास्क असाइन करता है, लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी की बेस पे, उनकी कंफर्ट की बेस पे उनको टास्क असाइन करता है, या उनको उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं उनको सेट करता है। लेकिन ट्रांजैक्शनल जो है वो टोटली आउटपुट ओरिएंटेड है, उसको हर हाल में परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे एम्प्लॉय जिस भी डिफ़िकल्टीज को फेस कर रहा है। लेकिन दूसरे कल्चर में आउटपुट ओरिएंटेड को वो अच्छा कंसिडर करेंगे कि ऐसा एम्प्लॉय जो ऐसा लीडर जो कि आउटपुट ओरिएंटेड होगा, ऑब्वियसली उसका फोकस आउटपुट के ऊपर है, उसको एम्प्लॉय से जितनी परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस हर सूरत में चाहिए। लेकिन अगर तो एम्प्लॉय के अंदर कोई स्किल डेफिशिएंसी है तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि उसकी स्किल डेफिशिएंसी को मिनिमाइज करते हुए उसकी स्किल्स को इन्हेंस किया जाए, ताकि जिस काम के लिए उसको असाइन किया गया, जो उसको हायर किया गया है, वो काम उससे अप टू द मार्क एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक उससे करवाया जा सके। तो अब इस डेफिनेशन में और जो पहले वाली डेफिनेशन मैंने आपको ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की बताई दैट इज़ डिफरेंट। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वेस्ट में क्या है कि जो लोगों की
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बेस पे उनको टास्क असाइन कर रहा है, या उनकी स्किल्स के अप्रोप्रिएट टास्क उनको असाइन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स करता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो जिस तरीके से फ्लेक्सिबल हों वो उसमें काम करेगा। हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर सॉरी टू से फ्लॉप हो जाएगा। रीज़न कि यहाँ पे हमारे लोग जो हैं अगर उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना शुरू हों तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन ही डूबेगी, क्योंकि कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो जो मगरिब में होगी वो मशरिक में नहीं होगी, यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। इसी तरह से अवर्सिव लीडरशिप एक और टाइप है लीडरशिप की, जो कि एक नेगेटिव टाइप है, और इसका मतलब ये होता है कि आप डांट डपट करके, आप थ्रेट्स दे के, आप डेडलाइंस दे के, आप पनिशमेंट्स के थ्रेट्स दे के अपने एम्प्लॉय से टास्क अचीव करवाते हैं। वेस्ट में इसको नेगेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप कहा जाता है, लेकिन हमारे एशियन कल्चर के अंदर ये एक पॉजिटिव लीडरशिप है। हमारे लीडर्स में हमें लगता है कि लीडर्स के अंदर जब तक ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होगी, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर्ड नहीं होंगे, वो पनिशमेंट्स नहीं देंगे, वो डेडलाइंस नहीं देंगे, तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी नेशन ही ऐसी है, हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिले तो आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ओवर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लीडरशिप को किस तरीके से परसीव किया जाता था। पहले शुरू में लीडरशिप किसको कहा गया, फिर उसके ऊपर फर्दर काम होता होता अभी ये ज़्यादा डेवलप्ड और एक पॉलिश्ड फॉर्म हमारे पास लीडरशिप की मौजूद है। इस पे स्टिल वर्किंग हो रही है। अब नेगेटिव जो लीडरशिप टाइप्स हैं उनके पॉजिटिव फैक्टर्स को देखा जा रहा है, उनके पॉजिटिव आउटकम्स को देखा जा रहा है। इसी तरह जो पॉजिटिव लीडरशिप्स हैं उनके नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं। अब उससे भी दुनिया आगे पहुंच चुकी है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हो चुकी है। इसके बाद हायरार्की का नाम जब भी आता है या मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमारे माइंड में हायरार्कीज आती हैं, जिसमें कि एक प्रॉपर वो जो 4 to 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, और इसमें हर एक इंडिविजुअल को एक प्रोसीजर बताया जाता है, उसको पॉलिसीज दी जाती हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ किस तरीके से परफॉर्म करना है वो सब उसको बताया जा रहा होता है। तो ये भी कल्चर टू कल्चर अगेन ये चीज़ भी वेरी कर रही होती है। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन कुछ में डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, कि कुछ में सिर्फ टॉप एग्जेक्टिव लेवल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और जो लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो सिंपली उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, कि वो एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअली टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग टास्क बता सकते हैं, या किस टाइप की डिफ़िकल्टीज फेस वो कर रहे हैं उनको वो बता सकते हैं। तो उनकी बेस पे अगर डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा तो डिसीजन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। या फिर ये भी किया गया कि उनको ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपने टास्क से रिलेटेड डिसीजंस अपने तौर पे ले सकते हों। तो डिफरेंट कल्चर्स में मैनेजमेंट डिफरेंट तरीके से हो रही है। अच्छा, कॉर्पोरेट कन्वीनियंस था कि लीडर जो है ये मॉरल कॉन्सेप्ट नहीं है कि अच्छा अच्छा लीडर किसको कहेंगे, या जो चीज़ें आपकी नज़र में अच्छी हैं, जो क्वालिटीज़ एक लीडर में होनी चाहिए, अगर वो किसी लीडर में है तो वो एक अच्छा लीडर होगा, या जो क्वालिटीज़ आपकी नज़र में बुरी हैं अगर किसी लीडर में वो पाई जाती हैं तो बुरा लीडर होगा। ये मॉरल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें कोई अगर इतना डेयरिंग है कि नेगेटिव स्टेप लेते हुए भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वालों के लिए वो बेनिफिशियल है, तो वो एक अच्छा लीडर होगा। तो हम नहीं कह सकते कि वो इंडिविजुअल जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो करेजियस हो, जो जेनरस होगा, वो लीडर होगा। 2004 में स्टडी आई थी कि जो ट्रस्ट वर्दी और करेजियस और जेनरस लोग होते हैं वो कुछ लीडर्स
होते हैं जो इस तरह के लोगों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं ना तो वो ट्रस्टवर्दी हैं, ना वो करेजियस हैं, ना ही वो जेनरस हैं, इवन दे आर गुड लीडर्स। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो गुड ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ज़रूरी नहीं अच्छे लीडर्स हों, और अच्छे लीडर्स ज़रूरी नहीं कि गुड ह्यूमन बीइंग हों, वो बैड पीपल भी हो सकते हैं।